तो आगे जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है हमारा, रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है। तो अभी तक हमने देखा है कि समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है और परमाणु संख्या समान होता है। एक उदाहरण बता दे ताकि तुम्हारे दिमाग में बातें क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के दो अलग अलग परमाणु हैं। यहाँ पर दो अलग अलग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर परमाणु संख्या दोनों का 17 होने वाला है और द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग अलग होता है। एक का द्रव्यमान संख्या 35 है, दूसरे का द्रव्यमान संख्या 37 है। तो ये दोनों ही क्लोरीन जो है क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। हालांकि ये एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु है बट द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, तो मतलब यहाँ प्रोटोन तो बराबर होगा ही और प्रोटोन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या है, दोनों ही समस्थानिक में बराबर है। बट यहाँ पर न्यूट्रॉन देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम प्रोटोन की संख्या घटाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर 18 और यहाँ पर 20 होगा। 35 में 17 घटाओ, 35 में से 37 में 17 घटाओ, तो यहाँ पर पहले समस्थानिक में, क्लोरीन के पहले समस्थानिक में, यानी कि हम बोलेंगे Cl35 में जो नंबर ऑफ प्रोटोन है वो 18 है और Cl यहाँ पर 37 में जो नंबर ऑफ प्रोटोन है वो हमारा कितना है, 20 है। तो मतलब प्रोटोन अलग होने के कारण समस्थानिकों में जो है द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो ये समस्थानिक का पूरा पूरा माजरा है। अब सवाल उठता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है। देखो समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं, ऐसा समझो। ये समस्थानिक कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। तो हमने कहा कि समस्थानिक जो है ना हमारे पास, समस्थानिक या ऐसे ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हमने कहा कि समस्थानिक हमारे पास दो प्रकार के, दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए जरा। एक तो हम बोलेंगे अस्थाई समस्थानिक। कौन सा, अस्थाई समस्थानिक, जिसको हम लोग स्टेबल स्टेबल आइसोटोप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा अस्थाई समस्थानिक, समस्थानिक। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक, ठीक है। अनस्टेबल अनस्टेबल आइसोटोप्स या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। तो समस्थानिक दो प्रकार का, एक अस्थाई और दूसरा हमारा अस्थाई। अब हम कहने का मतलब यह है कि अस्थाई समस्थानिक किसको बोलेंगे। तो हमने कहा कि वैसा समस्थानिक जिसका नाभिक अस्थाई होता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज हमारा कोई एटम है और एटम में है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया, किसी समस्थानिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब ज्यादा इतना ज्यादा हो गया कि ये जो है ना एटम्स इस प्रोटॉन को संभाल नहीं पा रहा है, नाभिक जो है उन प्रोटोनों को संभाल नहीं पा रहा है। अब बाहर से अगर हम थोड़ा भी एक और प्रोटॉन अगर परमाणु के पास लाएंगे तो होगा क्या कि ये जो नाभिक है ना, नाभिक में से सारे के सारे प्रोटॉन या बोले तो नाभिक यहाँ से टूट जाएगा और इससे तीन प्रकार का विकिरण निकलेगा जिसको हम अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाभिक अस्थाई होता है। अस्थाई क्यों होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण नाभिक अनस्टेबल होता है, कभी भी टूट सकता है, टूट करके बिखर सकता है। इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल अनस्टेबल आइसोटोप्स। दूसरी ओर बात करें अस्थाई समस्थानिक क्या होता है, इसका नाभिक अस्थाई होता है और किसी प्रकार का यहाँ पर विकिरण इसके नाभिक से नहीं निकलता है। तो हमने क्या कहा, अस्थाई का मतलब क्या होगा, वैसा समस्थानिक जिसका नाभिक अस्थाई होता है, जिसका नाभिक अस्थाई होता है और जिससे किसी प्रकार का विकिरण नहीं निकलता है, जिससे किसी प्रकार का विकिरण नहीं निकलता है, अस्थाई समस्थानिक कहलाता है, अस्थाई
समस्थानिक कहलाता है। क्लियर है बात। उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कार्बन 12, कार्बन 13, ये कार्बन के दो अस्थायी समस्थानिक है। इसी तरह से अगर हम बात करें लिथियम 6, लिथियम 7, ये लिथियम के दो समस्थानिक है। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन के दो अस्थायी समस्थानिक है। अब सवाल उठता है अस्थायी समस्थानिक क्या होता है? तो यहाँ पर हमने कहा कि वैसा समस्थानिक जिसका नाभिक अस्थायी होता है और विभिन्न विकिरणों को उत्पन्न कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे अस्थायी समस्थानिक। तो वैसा समस्थानिक जिसका नाभिक अस्थायी होता है, नाभिक कभी भी टूट सकता है, उससे अलग अलग प्रकार के विकिरण यानी कि अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण निकल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी समस्थानिक या रेडियो सक्रिय समस्थानिक बोलते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे यूरेनियम 235 हो गया, यहाँ पर प्लूटोनियम 239 हो गया, इसके अलावे सोडियम 24 हो गया, ठीक है, कोबाल्ट 60 हो गया। तो ये सब जो कुछ समस्थानिक है ना, ये समस्थानिक कैसा है? अस्थायी समस्थानिक, मतलब इसका नाभिक टूटता है। अब अस्थायी समस्थानिक या रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग जो है आम जीवन में तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत से ऐसे विज्ञान के क्षेत्र है जहां पर अस्थायी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये अस्थायी समस्थानिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जरा देखिए अस्थायी समस्थानिक का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक कितने प्रकार का होता है और रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक देखने के बाद हमने बात किया कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक इसका जो वैज्ञानिक प्रयोग है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो नाभिकीय संयंत्रों में जहां पर बिजली का उत्पादन होता है ना नाभिकीय संयंत्रों के द्वारा, तो यहाँ पर हमारे पास है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये भारी नाभिक वाले जो हमारा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, ये नाभिकीय संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। क्या ये जाता है क्योंकि इसका नाभिक अस्थायी होता है तो इस पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। जैसे ही न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो इसका नाभिक टूटता है, और जब नाभिक टूटता है तो भारी मात्रा में उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है। उस गर्मी का उपयोग पानी को गर्म करके भाप बनाने में होता है, और उस भाप की सहायता से टरबाइन को घुमा करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो ध्यान रहे कि नाभिकीय शक्ति संयंत्रों में हमारा यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 भारी नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर बात करें चिकित्सा जगत में बात करेंगे ना, तो शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए और रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ भी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 समस्थानिक और रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब ये किया कैसे जाता है? तो बहुत आसान है। सपोज हमको ट्यूमर का पता करना है तो आर्सेनिक 74 समस्थानिक को क्या किया जाएगा? या तो इंजेक्शन के जरिए शरीर के अंदर भेजा जाएगा, या फिर हो सकता है खिला करके शरीर के अंदर भेजा जाएगा। दोनों ही केस में ट्यूमर की स्थिति में आर्सेनिक 74 को भेजा जाएगा। अब ये होगा क्या, ये आर्सेनिक 74 कहां जाएगा? ट्यूमर के पास जाएगा और ट्यूमर में जाकर चिपक जाएगा। जैसे ही चिपक जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, एक होता है गाइगर काउंटर। क्या होता है? गाइगर काउंटर नाम का यंत्र होता है। अब इस यंत्र की सहायता से स्कैन किया जाएगा शरीर को। अब स्कैन करने के बाद जहां पर आर्सेनिक 74 होगा तो समझ में आ जाएगा बाबू आर्सेनिक 74 यहाँ पे आके अटका है, मतलब ट्यूमर हमारा यहीं पर है। जैसे सपोज यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी का ये शरीर है, ये हाथ है, ठीक है, और ये पैर है।
अब सपोज इसके शरीर के किसी भाग में, सपोज यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ट्यूमर है, ठीक है, यहाँ पर ट्यूमर है, तो इसके इंजेक्शन के द्वारा आर्सेनिक 74 दिया गया, तो यहाँ पर आके आर्सेनिक 74 क्या होगा, इस ट्यूमर में आगे चिपक जाएगा। अब करेंगे क्या, इसका स्कैन करेंगे, है ना, यंत्र से स्कैन करेंगे आर्सेनिक 74 को खोजने के लिए, तो यहाँ पर हमको दिखेगा, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर ट्यूमर है। इसी प्रकार से अगर रक्त के थक्के का पता लगाना है तो सोडियम 24 को हम शरीर के अंदर डालेंगे इंजेक्शन के द्वारा या खिला करके। तो इंजेक्शन के द्वारा सपोज डाल दिया गया सोडियम 24, तो यहाँ पर रक्त का थक्का होगा, रक्त का जमा होगा, वहां पर जाकर के क्या होगा, ये अटक जाएगा। फिर से यहाँ पर पूरे शरीर को स्कैन करेंगे और जहां पर सोडियम 24 मिलता है हम बोल देंगे भाई थक्का यही है, उसको और अच्छी तरह से शरीर के उस भाग की जांच की जाएगी। क्लियर है बात? चलो जी, अगला जो है ना, घेघा रोग। घेघा रोग में, घेघा रोग किसके कारण होता है? देखो, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। शरीर में जो तुम्हारा थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन के किस गति से आयोडीन ग्रहण कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमारा I131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बोलेंगे, देखो घेघा रोग की स्थिति जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? I131 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर कैंसर के इलाज में हम लोग कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। अब कोबाल्ट 60 समस्थानिक से जो निकलने वाली हमारा गामा रेज होता है, गामा किरण होता है, जब ये कैंसर कोशिकाओं पर पड़ता है ना, तो उस कोशिका को मार देता है। इस प्रकार से हमारा शरीर क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं कोबाल्ट से निकलने वाले गामा रेज के कारण, गामा पार्टिकल्स के कारण डेड हो जाता है। इसी तरह से पाइपलाइन, जो भी गैस पाइपलाइन है, पानी पाइपलाइन है या फिर तेल वाला पाइपलाइन है, उसमें अगर कहीं रिसाव हो जाए तो इसका भी पता किससे लगाया जा सकता है? हमारा यहाँ पर समस्थानिक का प्रयोग करके, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। करेंगे क्या, उस पाइपलाइन में हम एक समस्थानिक छोड़ देंगे, अब जहां पर रिसाव होगा वो समस्थानिक वहां पर निकलेगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक यंत्र होगा जो रेडियो सक्रिय को पकड़ सके, रेडियो सक्रिय समस्थानिक को पकड़ सके, और जहां पर रिसाव होगा वहां पर क्या होगा, इजिली हम पता कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर समझो बात को, ये सपोज यहाँ पर पाइपलाइन जा रहा है, ठीक है, पाइपलाइन जा रहा है और यहाँ पर हमारा रिसाव है, तो हमने समस्थानिक को यहाँ से छोड़ा, अब यहाँ तक गया, आगे भी जाएगा, बट यहाँ से क्या होगा, रिसाव, यहाँ से क्या होगा, कुछ समस्थानिक बाहर आएगा, तो हमारे पास एक यंत्र होगा स्कैन करने वाला, जो समस्थानिक को बताएगा कि कहाँ समस्थानिक निकल रहा है। तो जैसे ही हमने स्कैन किया, यहाँ से स्कैन करते 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 यहाँ पर आया, तो हमको यहाँ पर, अब चूंकि समस्थानिक जा रहा है तो रीडिंग तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जाकर के रीडिंग थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइपलाइन में रिसाव है, पाइपलाइन खराब है, ये समझ लेंगे, वहां पर खुदाई करके देखेंगे और फिर उस पाइपलाइन को ठीक करेंगे।